मित्रों, मैं आपको बता दूं कि आज हमारी बातचीत डॉक्टर कल्याणी बोंद्रे जी से होने वाली है। वे पूना में रहती हैं और देश की जानी मानी गायिका हैं। संगीत के क्षेत्र में उनका बचपन से सरोकार रहा है। वे बहुत प्रतिभाशाली कलाकार हैं और देश विदेश के अनेक महत्वपूर्ण मंचों से उन्होंने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। जी। नमस्ते सुनील जी। ये हो गया ठीक ठाक। कैसे संभव हुआ ये? पता नहीं क्या हो रहा था, पता नहीं कैसे हुआ, पता नहीं। वो लक। एक सौ एक इतनी सौ बार ट्राई। 151 का शगुन है। आप लक्ष्मी के स्वरूप में हो, तो आपका अरे आना आसान नहीं था, इसलिए मुझे लगता है। तो नहीं आपका मैं तो स्वागत करूं। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत अ, शुक्रिया आपका। इस समय देश के कई कलाकार जुड़ गए हैं इस कार्यक्रम से। राघव राज भट्ट जी हैं, कथक के बहुत बड़े गुरु। मंगला भट्ट जी का, राघव जी राज भट्ट जी प्रणाम। आपने नाम सुना होगा, हैदराबाद से। अ, प्रणाम। मंजरी सिन्हा जी मेरी बड़ी दीदी हैं, दिल्ली में रहती हैं, बहुत बड़ी क्रिटिक है म्यूजिक और डांस की। अरे प्रणाम। वो हिंदू और जनसत्ता में और कई अखबारों में लिखती है। ऐसे कुछ कलाकार सब शामिल है। आपका स्वागत है। ये बताना चाहेंगे कि ये लगभग 150 कलाकारों से अब तक हमने बात किया इस कार्यक्रम के अंतर्गत, और मई से शुरुआत किया था, जब जी लॉकडाउन चला और जब सब जगह ये कह दिया गया कि अब घर से बाहर मत निकलो, घर में ही रहो। तो एक सीमा के बाद जब ये लगने लगा कि क्रिएटिवली क्या किया जाए, तो लाइफ और क्रिएशन को लेके एक अनौपचारिक बातचीत का सिलसिला। कुछ मित्रों ने पहले हाँ कर दी, फिर धीरे धीरे हाँ करते गए, और कुछ लोगों ने आज तक हाँ नहीं की, वो भी शामिल है इसमें। बहरहाल एक जर्नी, आपने बहुत सडनली हाँ कह दिया, तो मैं आपका आभारी हूँ। नहीं, आप मैं आपके आभारी हूँ, आपने इतने स्नेह से मुझे बुलाया। और बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी आवाज आ रही है ना ठीक से? हाँ बिल्कुल, अच्छी ठीक बिल्कुल आ रही है। और ये आप कहना चाहूंगा कि अ, हाँ, आप जो कह रहे थे वो बात पूरी कर लीजिए। मैं कह रही थी कि जब भी फेसबुक के पे आपके पोस्ट वगैरह कुछ पढ़ती थी तो ऐसे लगता था कि इतनी शुद्ध और सुंदर हिंदी बोलते हैं और लिखते हैं। तो मुझे लगता है कि आप जैसे लोग हमारी भाषा संस्कृति को संभाले हुए हैं। तो बहुत खुशी हो रही है आज आपके साथ बात करते हुए। हमको केवल हिंदी आती है, लेकिन उसके बाद जो कुछ नहीं आता उसके लेके बड़ा दुख रहता है। अंग्रेजी अगर आती होती तो अंग्रेजी अखबारों में खूब अच्छे से लिख रहे होते, जो नहीं लिख पाते हैं, और बहुत सी बातें बात बात नहीं कर पाते अंग्रेजी में भी। पर ठीक है, जो आ रहा है उसी को लेकर संतोष है। आपसे ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि जी। अ, जब लॉकडाउन ये शुरू हो रहा था, उस जी। समय आपकी क्या प्रिपरेशन चल रही थी? कहाँ कहाँ आपने जाने की तैयारी कर ली थी? क्या क्या अनुबंध अप्रैल मई जून में लगे थे आपके? वैसे जब जैसे हर कलाकार के साथ होता है, कोई कार्यक्रम होते हैं तो अचानक से एकदम। वैसे तो थोड़ा सा उसका आइडिया था कि ऐसे कुछ होगा, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि पुणे मुंबई यहाँ पे बहुत ज्यादा केसेस हुए थे। तो हाँ थोड़ा सा से अनुमान था कि शायद क्योंकि 10-11 साल पहले वो स्वाइन फ्लू का हुआ था। वो भी पुणे जी। एपिसेंटर था उसका। तो हाँ लेकिन हाँ। लगा था वैसे ही स्वाइन फ्लू जैसे निपट गया, मतलब 3-4 महीनों में सब नॉर्मल हो गया। तो वैसे हम्म। हो गया ऐसा लगा था शुरुआत में, या फिर जब लॉकडाउन हुआ तो ऐसे लगा कि ठीक है, कुछ दिनों की बात है, 20-21 दिनों की। उसके बाद शायद सब फिर से नॉर्मल हो जाएगा, गाड़ी फिर से पटरी पे आ जाएगी। लेकिन वो सिर्फ डिले होता गया। और फिर एक मैंने तो तब लॉकडाउन जब पहले हुआ तो पहले मैंने जब जो शुरू शुरू किया वो ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू किया, क्योंकि मुझे लगा कि जो शिष्य मेरे पास आते थे उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। तो वो सबसे पहले मैंने शुरू कर दिया कि ऑनलाइन संगीत सिखाना। तो वो हाँ सबसे पहले मार्च में। अ, और देश में लॉकडाउन हुआ उससे पहले महाराष्ट्र में कर्फ्यू पुणे में तो लगा ही था। हाँ हाँ। अ, तो हम लोग वैसे थोड़ा सा ज्यादा प्रिपेयर्ड थे शायद कि ऐसा कुछ होने वाला है। कुछ कार्यक्रम भी के लिए भी बुला रखा होगा, कुछ कहीं कहीं कुछ आयोजन होंगे या कुछ होगा? जी। वो तो हर किसी के साथ हुआ, मुझे लगता है फिर वो हर कहा। की मतलब इतना खराब लगता है कि कहीं ना कहीं कार्यक्रम जो है प्लान वो अचानक से कैंसिल हो जाए। लेकिन ये भी एक अनुभव है।
ये भी हाँ, एक इस जर्नी तरह की रही। इस तरह की कोई भी अ, बड़ी आपदा आपने जीवन में नहीं देखी होगी पहले ना। जी जी वो आप कहीं बिल्कुल। जैसे हम जी भोपाल वालों के लिए ये है कि हम लोगों ने गैस ट्रेजेडी देखी है। जी जी। उस समय हम कुछ 12-14 साल के थे, तो वो एक समय देखा, लेकिन वो एक शहर तक ही सीमित था। शहर के बाहर कुछ नहीं था, शहर में जो लोग रहते थे उन्हीं के लिए मुसीबत थी। लेकिन ये इसमें पूरी दुनिया ही एक साथ इस मुश्किल में आई। जी। और पुणे में जन्म से बहुत पहले बाढ़ आई थी बहुत बड़ी, तो ये एक पुणे में ये हुआ था, और शायद इसके बाद इतनी बड़ी एक यही विपदा आई है अभी। गुजरात में से प्लेग फैला था 20-25 साल पहले उस तरह। जी इस तरह की घटनाओं के क्या सबक है, आपको क्या लगता है? एक कलाकार मुझे कई बार दार्शनिक होकर सोचता है तो। जी जी मुझे लगता है कि शायद हम लोग बहुत ज्यादा भाग रहे थे, पता नहीं किस चीज के पीछे, लेकिन हम सब मतलब कुछ ना कुछ कर रहे हैं हमेशा। कुछ ऐसे दिमाग में चल रहा है कि हाँ ये करना है वो करना है, तो बहुत जोर से बहुत तेजी से भाग रहे थे। और मुझे लगता है कि इस तरह की ये जो पैंडेमिक आया उसकी वजह से शायद हम हम थोड़ा सा एक स्लो डाउन किया हमने एज ह्यूमैनिटी, मतलब सभी ने। और शायद सोचने का मौका मिला सबको कि क्या हमारे पास क्या है, मतलब क्या नहीं है। हम हमेशा सोचते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या है और हम कितने ज्यादा फॉर्चुनेट थे, ये शायद हमें एक सबक मिला है। और जीने के लिए और क्या चीजों की जरूरत होती है, कितनी कम चीजों की जरूरत होती है जीने के लिए, ये भी सबक मिला है। मतलब बहुत कम लॉकडाउन ही था तो कुछ था ही नहीं, तो सब कुछ हम घर में जितना कर सकते थे उतना ही करके, तो सर्वाइवल स्किल जो है वो शायद लॉकडाउन की वजह से हमें सीखने को मिला कि दुनिया ही जैसे बंद हो गई अचानक से। हम्म, लोग कहते हैं कि हमारी हमारी वजह से जो हम लोग जब घर में बंद हो गए तो नदियां और पर्यावरण आकाश सब शुद्ध हो गया। जी जी बिल्कुल। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई पंछी या चिड़िया, उनकी आवाज जो कहीं दब गई थी हमारे बड़े शहरों में, वो हमें फिर से सुनाई दे रही है, तो हम शायद प्रकृति के थोड़े ज्यादा करीब गए हैं। निजी तौर पे मुझे ऐसा लगता है क्योंकि पोल्यूशन लेवल कम हो गई लॉकडाउन की वजह से, ट्रैफिक एकदम से हट गया रास्तों पर से, कोई ट्रैफिक ही नहीं था। तो आवाज के लिए में मुझे ऐसा लगा कि शायद वो जो एक शुद्ध वातावरण या शुद्ध हवा का एक बहुत अच्छा फायदा आवाज के लिए रहा कि हम्म, एकदम से ऐसे सब कुछ क्लीन हो गया। गाने वालों को तो मुझे लगता है कि अपना फीडबैक भी बहुत अच्छा मिलता होगा इस पूरे सन्नाटे और एकांत में। जी जी बिल्कुल कई बिल्कुल। बार रियाज के बहुत शांति से रियाज करने का मौका मिला। हाँ, लेकिन उसके साथ साथ फिर ये भी हुआ कि सबकी गाड़ियां वाड़ियां पोर्च पे खड़ी हो गई, सबके कपड़े अलमारी से बाहर निकले ही नहीं। वही चार पांच कपड़े पहन पहन रहे हैं, सात बदल सात बदल। आठ महीने उन्हीं से काम चल रहा है। जी और, और बहुत सारी चीजें मतलब उपयोग में आना बंद हो गई, रखी रखे ये सब। जी और संबंधों के संसार में भी एक ये मैंने देखा है कि जो हम आपस में एक परिवार मित्र और जो लोग एक बहुत अच्छे रिश्तों में बंधे होते हैं, इस बीमारी ने जिस तरह से वो डराया कि एक घर में अगर कोई बीमार पड़ गया है, इसके संक्रमण में आ गया, तो शुरू में तो ये सब रहा कि आप उसके पास मत जाइए, उसको छुओ नहीं, जी या कुछ बड़ी दुर्घटना हो गई तो वहां मतलब पता भी नहीं चल रहा है कि क्या हुआ। अब जाके शायद इस सबसे साइकोलॉजिकली हम लोग उबर पाए हैं कि कम से जी। कम खड़े हो सकते हैं, या हिम्मत कर लें कि नहीं नहीं एकदम से हम कैसे छोड़ दें। लेकिन शुरू में तो ये भी बड़ा भयानक था। और शायद हमें कहीं ना कहीं ये पता लग गया है फिर से एक बार कि जो हमें जीवन का वरदान दिया गया है वो कितना ज्यादा प्रेशियस है हमारे लिए, क्योंकि हाँ, कभी भी कुछ भी हो सकता है जिंदगी में, तो कोई ऐसा संकट कभी बता के नहीं आता। हाँ, आपको ये भी इस बात का भी आप संज्ञान लिया होगा कि इस पूरे समय में इस बीमारी से भी और इस बीमारी के डर से भी साइकोलॉजिकली जी बहुत बड़े बड़े कला जगत की बहुत हानि हुई। कला, जी संगीत, सिनेमा, साहित्य, जी बड़े बड़े लोग नहीं रहे एक एक करके। बहुत सारे बड़े दाम, मतलब ऋषि कपूर इरफान से शुरू करें तो जैसे आज भी सौमित्र चटर्जी नहीं रहे, बंगा फिल्मों के बड़े कलाकार थे।
दादा साहब फाल्के उनको मिला था, तो या एसपी बालसुब्रमण्यम का जाना, तो जी। वो तो ये सब। बहुत ज्यादा एक डिप्रेशन का वातावरण भी रहा, मतलब एक ऐसे कि सब कुछ अचानक से बंद हो गया, तो ऐसे और एक एक अब खबरें सुनते हैं, और पुणे में तो हम एक के बाद एक केसेस बढ़ रही हैं और इतना ज्यादा हो रहा है सब। तो हम्म। एक कहीं ना कहीं वो डर भी शायद सबके दिल में बैठ गया था कि क्या होगा अभी आगे। फिर जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसका भी मतलब बहुत ज्यादा नुकसान सभी लोगों का हुआ, दुकानदारों का, या जो छोटे कलाकार हैं उनका भी, उनकी तो रोजी रोटी बंद हो गई। तो छोटे अ, कलाकार और संगीतकार भी। जी जी, संगतकार जी। तो तो बीच में कभी कभी ये भी देखने हमें आता था कि संगीतकारों का ग्राफ एकदम तेजी से बढ़ा भी था। मतलब वो कई बार वो अपनी अपनी मतलब महत्वाकांक्षा में, जिद में, हट में, या अपने बाकी सब गुणों के साथ मुख्य कलाकार को भी चुनौती खड़ी करते थे कई बार। करते होंगे। जी आप सबके भी तजुर्बे रहे होंगे इस तरह के। पर वो इस सारे समय में वो कुछ भी काम ना आया। जी इस पूरे माहौल में रहते हुए, एक तो बहुत सारे लोगों ने जिस तरह से हमसे शेयर ये किया कि चूंकि इतने सारे लोगों से बातचीत हुई, सब कलाकारों से, आप सबसे, गुणीजनों से, तो एक तो कहीं कहीं हमको जैसे ये भी विचार सुनने में आया कि बहुत थॉट वर्क वर्क नहीं कर पाए, बहुत गंभीर कोई काम नहीं कर पाए, कि 7-8 महीनों की जैसे छुट्टी मिल गई है तो हम कोई बड़ा लिखना पढ़ने का काम कर पाए या कोई बड़ी तैयारी कर पाए। कहीं कहीं कुछ लोगों ने कहा कि हमको ये बड़ा समय अच्छा मिल गया, हमने बहुत सारी चीजों को पढ़ लिया या नोट्स बना लिए बहुत अच्छे जो आगे काम आएंगे। आपका अपना मनोविज्ञान कैसा रहा? अ, जी, जैसे मैंने कहा कि पहले तो सिखाना शुरू कर दिया मैंने ऑनलाइन, तो वो हाँ। एक अनुभव ऐसे था कि जो लोग शायद किसी और शहर में होंगे या फिर किसी और देश में होंगे, उन्हीं के लिए ऑनलाइन चलता था पहले। तो किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि अपने ही शहर के लोगों को हम ऑनलाइन सिखा सकते हैं, ये एक नई बात हुई। तो वो हम्म। सबसे पहले मैंने शुरू किया। उसके बाद थोड़ा सा अपने फिटनेस के ऊपर, क्योंकि हमेशा से मैं थोड़ा वो कुछ ना कुछ करती आई हूँ। तो वो एकदम से बंद हो गया, सब जिम्स बंद हो गए, तो एरोबिक्स का मुझे बहुत शौक है, वो बंद हम्म। हो गया। तो फिर घर में ही क्या कर सकते हैं, तो इसलिए योगा फिर से शुरू किया। तो वो एक हम सभी कलाकारों के लिए वो बहुत अच्छी बात होती है योगा प्राणायाम। तो कभी कभी हम्म। भागदौड़ में हो नहीं पाता था, तो वो आराम से वो करना शुरू किया। एक दो गाने भी कंपोज किए उस दौरान। और जैसे कि एक इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी वुमेन्स एसोसिएशंस करके एक ये संस्था है, हम्म। जो जिसकी लगभग 14-15 शाखाएं हैं देश में। तो जी जी। महिला उनका काम है, तो उनकी और मैं जुड़ी हुई हूँ उनसे। तो एजुकेशन से एजुकेशन, विमेन्स एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन, ऐसा उनका मोटो है। तो हम्म। उनका ये सेंटेनरी ईयर था, तो उनके लिए गाना कंपोज किया मैंने, वो पूरा लॉकडाउन में। और वो एक हुआ। फिर एक हाल ही में गजल की मैंने। तो वो एक काम चलता रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात मेरे लिए, जैसे आप शायद जानते हैं कि मैं कथक करती थी पहले। हाँ। तो कुंभ। में मेरे लिए सबसे बड़ी बात ऐसी हुई कि मैंने कथक फिर से शुरू किया, जो शायद इतने सालों से मुझे समय नहीं मिला था। और मेरे मेरे लिए एक बहुत मतलब संगीत के साथ साथ एक बहुत ज्यादा आस्था और पैशन रही है मेरी कथक के लिए। हम्म। तो हम्म। वो प्रैक्टिस मैंने फिर से शुरू की। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात वही रही कि लॉकडाउन की वजह से फिर से मैंने वो शुरू किया। और जैसे जैसे करती गई, तो मुझे ऐसे फिर से लगने लगा कि ये जो कहते हैं संस्कृत में कि गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते। तो तीनों को जोड़ के गीत संगीत नृत्य, तीनों को जोड़ के वादन और सबको जोड़ के संगीत बना है। तो इस बात का एहसास मुझे अभी मतलब पहले जब करती थी तो शायद इतनी गहराई से कभी सोचा नहीं था, वो सिर्फ करते थे हम। लेकिन हम्म। बहुत सारे सालों तक सीखी मैं कथक। तो अभी जब मैंने फिर से करना शुरू किया, तो इस बात का एहसास मुझे और ज्यादा होने लगा कि कथक के बोलों में भी संगीत है, उसमें भी हाँ हाँ। ध्वनि है। तो जैसे आप मतलब अगर कोई बोल सुनाऊं आपको, तो बिल्कुल।
तिट्ट तागे तिट्ट धागे तिट्ट तागे तिट्ट किर्धा तिट्ट धागे तिट्ट गदि गन नागे तिट्ट क तिट्ट तगे न धागे तिटि कत गदि गन धा तिट्ट धा तिटि कत गदि गन धा तिट्ट धा तिटि कत गदि गन धा तिट्ट धा। तो जैसे इसमें आपको लय सुनाई देगी, उसी तरह मुझे कहीं ना कहीं एक सुर ध्वनि ऐसे सुनाई देने लगा उसमें। मुझे लगा कि कितना ये दोनों जो आर्ट फॉर्म्स हैं कितने साथ साथ चलती हैं। मतलब नृत्य में संगीत है और संगीत में लय ताल आपको देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। ये तो वो दोनों सबसे चीजें, जी, तो ये आपका एक आयाम जो आपने सीखा, फिर ठहर गया, आपने चूंकि गायन में आप अधिक व्यस्त हो गई तो फिर ये छूटा, लेकिन ये दोनों भी साथ साथ चलेंगे, देख लेना। आप दोबारा आपने ये शुरू किया है तो जी जरूर, आपकी और दुआ ये से कि इंशाल्लाह चूंकि जरूर। हाँ, मैच्योरिटी के समय में दोबारा शुरू हुआ, इसलिए जी वो इस सबसे हाँ, बड़ी बात, क्योंकि पहले तो जैसा सिखाया जाता था वैसे हम करते थे। जैसे कि संगीत के साथ भी वही होता है कि गुरु आपको सिखाते हैं तो आप वो फॉलो करते हैं पहले, बाद में कहीं ना कहीं जाके आपकी अपनी खुद की सोच डेवलप होती है। तो वही शायद हुआ मेरे साथ कि संगीत में इतना रियाज करने के बाद जब मैंने फिर से कथक शुरू किया तो मुझे एक और नजरिया मिला उसकी तरफ देखने का। ये संयोग है। देखिए, आप गायन के साथ साथ आपने नृत्य सीखा था, प्राथमिकता गायन को हुई, फिर नृत्य आया। ऐसी उमा सत्यनारायण है, मद्रास में रहती हैं, चेन्नई में। वो भरतनाट्यम की डांसर है, तो मूल रूप से डांसर है, फिर वो गाती हैं। गाती इसलिए है क्योंकि नागपुर से उनका अपना एक रहा है पूरा परिवेश, और वहां पर आरंभ में उन्होंने गाना सीखा था, फिर वहां जाके वो भरतनाट्यम में एकदम आगे निकल गई। तो वो है, ये कहीं कहीं है कुछ बातें। और ये तो सही है कि क्रिएटिविटी के जितने भी आयाम हैं, आप जितने भी आयाम में निपुण होते हैं, वो आपका कॉन्फिडेंस बहुत समृद्ध करता है। जी बिल्कुल। और जैसे अचानक से समय ही समय था ना लॉकडाउन में, तो हाँ, फिर वो भी मैंने शुरू किया कि घर में थोड़ा, अगर मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग कर पाऊँ तो कई गजलें मैंने रिकॉर्ड करके फिर वो अपलोड कर डाली, क्योंकि वक्त ही वक्त था। तो हाँ, हाँ, उसमें वो भी मैंने थोड़ा सा अपना अपडेट किया कि घर में बैठ के मैं क्या किस हद तक अच्छा रिकॉर्डिंग कर सकती हूँ। तो वो हाँ, मैंने हाँ, बहुत सारी चीजें गा डाली उस बीच में। और वो एक वो भी एक अनुभव रहा थोड़ा सा, बहुत क्योंकि सुंदर। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है तो सभी को थोड़ा बहुत आना ही चाहिए। नहीं, ये सब देखिए ना आप, जैसे ये लॉकडाउन और ये सब चीजें शुरू हुई, मुसीबतें, तो ये टेक्नोलॉजी ने कितनी सारी चीजों के माध्यम से बहुत कुछ आसान किया। जैसे जी आज जी हमारी और आपकी बातचीत हो पा रही है, इसकी वैसे तो कोई कल्पना नहीं होती, या कोई विषय ही नहीं होता, लेकिन जी। ये सब आसान हो गया। और पहले शायद हम, ये तो टेक्नोलॉजी थी ये कोरोना के पहले भी, लेकिन शायद हमने कभी उस तरह सोचा नहीं था कि ऐसे कुछ हो सकता है। जैसा मैंने कहा कि अपने शहर में ही जो लोग हैं उनको मैं ऑनलाइन सिखाऊं, ये कभी बात मैंने सोची नहीं थी। क्योंकि वो तो, हालांकि सामने बैठ के अलग बात होती है, वो तो हाँ, टेक्नोलॉजी कांट रिप्लेस दैट ह्यूमन टच, वो तो है बात। लेकिन बहुत ज्यादा कन्वीनियंस हो गया उसकी वजह से। और अगर हम सोचे कि अगर ये टेक्नोलॉजी ना होती तो आज हाँ, हम क्या करते इन पूरे 8-9 महीनों में। बहुत बहुत जुड़ने के अवसर मिले। जी इधर कुछ नॉस्टैल्जिया में जाने का मौका मिला बचपन में, अपनी साधना के क्षणों में, जब संगीत के प्रति लगाव शुरू हुआ था, जैसा कि मैंने पढ़ा आपके प्रोफाइल में, माता हाँ पिता। जो लॉकडाउन में ये रामायण महाभारत ब्योमकेश बख्शी ये सब आ गए टीवी पे फिर से। तो बचपन में जाने का मौका भी मिला, क्योंकि बचपन में बहुत ज्यादा रुचि लेके वो सब रामायण महाभारत देखा था। और मेरा उसका जो टाइटल सॉन्ग रहता था हम्म, रामायण का महाभारत का, तो वो मैं बचपन में गुनगुनाती थी। और डांस और म्यूजिक से पहले भी मेरी रुचि थी पेंटिंग में। तो क्या मैं जो ये, वो तो उसको शुरू कर दीजिए। तो वो मैं रामायण के किरदार देख के या फिर महाभारत के किरदार देख के उनका चित्र बनाती थी। तो जैसे कि शकुनी मामा काले वस्त्रों में दिखाए गए हैं, तो हम्म, उनकी उनका फिर उनकी तस्वीर, तो वो सब करती थी। तो वो एक थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया भी हुआ बचपन का, हम्म। वो सब धारावाहिक फिर से देख के। और जो गुरुजनों ने जो संगीत की शिक्षा आपको दी, जी उनकी अपनी कुछ विशेषताएं हमको बताएंगे। जी।
जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने शुरुआत मतलब घर में संगीत हमेशा से हाँ, था। मतलब हमारे घर में संगीत कभी एक अलग बात नहीं थी। इट वॉज अ पार्ट ऑफ आवर ग्रोइंग अप। तो घर में अ, जिंदगी का हिस्सा था वो संगीत। और माता जी सितार से जुड़ी थी। सितार सीखी है वो उस्ताद उस्मान खान साहब से। और खान साहब का आना जाना अभी भी लगा रहता है, क्योंकि पिताजी के भी वो बहुत गहरी दोस्ती है उनके साथ। तो हाँ, बचपन में मेरी माँ कहती है कि मैं जब चंद महीनों की थी तो वो मुझे ऐसे बाजू में रख के अपना रियाज करती थी। तो वो शायद कहीं ना कहीं जाने अनजाने वो सुर। और फिर घर में सितार थी तो मैं थोड़ा बहुत बजा भी लेती थी, क्योंकि ऐसे वो हम्म, क्यूरियोसिटी रहती है ना कि क्या है ये वाद्य, और शायद उसको हैंडल करके देख लें कैसे बजता है। तो वो एक क्यूरियोसिटी थी बचपन में। और पिताजी सीखे हैं संगीत गायन गायन। उस मोहम्मद हुसैन खान साहब से। तो हाँ, अ, मैं तो बहुत छोटी थी जब खान साहब का निधन हो गया, लेकिन मुझे याद है, मतलब वो मैंने उनको देखा हुआ है कि एक लंबे से और सांवले से, और एक अलग उनके मतलब एक तेज था चेहरे पे। तो हम्म, वो भी मैंने वो पिताजी को सिखाते थे। तो ऐसे धुंधली यादें हैं बचपन की। लेकिन हम लोग ऐसे गाते हुए ही मतलब बड़े हुए। और मेरी जिद थी डांस की। मतलब मुझे हाँ, अ, मम्मी डैडी की हमेशा इच्छा थी कि मैं संगीत सीखूं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि शायद एक जो ग्रास्प है या फिर एक म्यूजिकल मेमोरी है, मतलब कोई भी धुन अगर मैं सुनती थी तो उसको वो याद हो जाती थी। तो दोनों को ऐसा लगा मम्मी डैडी को कि शायद मुझे सीखना चाहिए अच्छे से। लेकिन मेरी हम्म, जिद थी कि मुझे डांस ही करना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मुझे अट्रैक्शन था उसका। और तो हम्म, शुरुआत एक्चुअली वहां से हुई। मतलब घर में जो जैसे हम लोग बचपन में हमें सुलाते थे, तो लोरी के बजाय कोई भीमसेन जी का मराठी अभंग या फिर कोई बंदिश ऐसे सुन के हम सोते थे। तो हम्म, ऐसे कभी लगा ही नहीं कि संगीत हमसे कुछ अलग है। हाँ, तो वो हम एक ही थे संगीत के साथ हमेशा। लेकिन कथक से शुरुआत हुई, मैं 6 साल की थी। तो जी, गुरु पंडिता मनीषा साठे जी, जो कि नटराज गोपी कृष्ण जी की बहुत सीनियर डिसाइपल है, तो हम्म, उसे सीखने का मुझे अवसर मिला। और वो मैं सीखती थी बचपन में। और कथक बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। मतलब वो डांस भी, उसके साथ जो तबला बजता था वो भी। और कहीं ना कहीं से कहीं मुझे वहीं से ये लगने लगा कि शायद मेरा जो एक बेंट ऑफ माइंड है वो संगीत की तरफ है, क्योंकि हमारे क्लास का हर साल एक प्रोग्राम होता था। हम्म, और हम मनीषा ताई कहते थे उनको, ताई। तो ताई का ये होता था कि हर जो लड़की आती है, कितनी भी नई हो या छोटी हो, हर एक हम्म, लड़की उसमें परफॉर्म जरूर करती थी हर साल एक प्रोग्राम में। तो हम्म, वो जब होता था वो मुझे सबसे अच्छा लगता था। और उसकी प्रैक्टिस होती थी तो मैं घंटों बैठ के सब बाकी लड़कियों की प्रैक्टिस देखती रहती थी। और उसके साथ जो संगीत बजता था वो बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लगता था। तो शायद वहां से क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी डैडी अगर मुझे जिद करके अगर जबरदस्ती सिखाते संगीत तो ऐसे नहीं होता। तो मेरा वो उतना रुझान शायद नहीं होता। तो हाँ, उन्होंने ऐसे कभी नहीं किया कि किसी चीज के लिए जबरदस्ती या फिर किसी ऐसे ये करके कभी नहीं। हाँ, तो तो प्रेशर नहीं हाँ, दिया हो। वो भी एक कला है। अगर कथक में करना है तो ठीक है, वो कोई बात नहीं। और लेकिन मुझे ही कहीं से कहीं ना कहीं से अंदाजा हो गया और एकदम से एहसास हो गया कि नहीं, शायद मुझे संगीत भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो एक दिन मैंने घर आके ऐसे डिक्लेयर कर दिया कि मैं बड़ी होके गायिका बनने वाली हूँ। तो शायद मैं 10-11 साल की रहूंगी। तो पता नहीं, शायद इतना सीरियसली किसी ने लिया नहीं, क्योंकि बच्ची थी। तो ठीक है, गाना करना है, गाना कीजिए। तो फिर बचपन में मैं अ, पंडित गंगाधर बुआ पिंपल खरे एक बहुत सीनियर गुरु थे पुणे में। हाँ, तो उस दौरान शायद सभी पुणे में जितने भी गायक हुए सभी को शायद उन्होंने सिखाया था उस एक हम्म, जनरेशन। तो उनकी शिष्या रंजना जी भिड़े, वो थी। उनके पास उनके क्लास में मुझे भर्ती कर दिया। तो वहां से शुरुआत हो गई एक्चुअल फॉर्मल ट्रेनिंग की। मतलब घर में तो रागों से पहचान या फिर बंदिशों से पहचान थी ही, हाँ, हाँ, लेकिन फॉर्मल ट्रेनिंग वहां से शुरू हुई। और उन्होंने जब मैं गई वहां पे, तो उन्होंने कहा कि वो ऐसे ग्रुप में सिखाती थी 8-10 हम्म, लड़कियों को साथ में।
तो उन्होंने कहा कि मेरे पास अभी इतना बिगिनर का कोई बैच नहीं है, बिगिनर्स का, तो मैं 2 साल जो लड़कियां सीखी हैं उनके साथ इसको बिठा देती हूँ, अगर ये कर पाए तो ठीक है। और फिर 1-2 दिन में उन्होंने मम्मी डैडी से कह दिया कि नहीं, ये कर पाएगी, ये इसमें है वो ग्रास्प किए, मैं जो बंदिश सिखा रही हूँ वो आसानी से उसको गा पा रही है। तो उनके यहाँ फिर ऐसे हंसते खेलते मतलब बंदिशें आसान सी, जो उस उम्र में जो बहुत अच्छी लगती थी और आसान भी थी, तो वो शुरू हो गया फिर सिलसिला। उनका मूल रूप और से स्वभाव कैसा था? बहुत ज्यादा फ्रेंडली थी वो, मैंने कहा ना, हंसते खेलते एकदम से बिना किसी हाँ, टेंशन से वैसे आराम कोई से सिखा दबाव या देती। तनाव नहीं रहता होगा। बिल्कुल नहीं। एक लेकिन फिर जी, आप कुछ कह रहे थे। कुछ ऐसा उस तरह का अनुशासन जैसा या कोई चिंता जैसी नहीं रहती होगी शिष्य को। नहीं, वहां तो था नहीं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब मैं 10th की एग्जाम मेरी हो गई, तो हाँ, फिर वो मेरा जो एक ये था कि मुझे संगीत में ही कुछ करना है, वो ज्यादा ज्यादा पक्का वो फैसला होता गया। तो फिर मम्मी डैडी को लगा कि शायद अब ऐसे किसी गुरु की जरूरत है जो बहुत हाँ, ज्यादा रिलीजियसली सिखा पाए। तो हाँ, उनसे भी पूछा कि अगर इसको आप कोई स्पेशल ट्रेनिंग दे सके तो, क्योंकि अगर ग्रुप में 8-10 लड़कियों के साथ वो हो नहीं पाता था, तो उनकी शायद कोई मजबूरी रही होगी, तो वो नहीं हो पाया। तो फिर पुणे में डॉक्टर शोभा अभ्यंकर जी थी, जो जी, जसराज जी की, पंडित जसराज जी की शिष्या थी, और संजीव अभ्यंकर जी की माता जी थी। हाँ, समझ गया निश्चय। तो उनसे बहुत जान पहचान थी, तो मेरी माँ ने उनसे पूछा कि आप कुछ मार्गदर्शन कीजिए कि अभी क्या करना चाहिए। तो फिर हम्म, उन्होंने अपनी शिष्या का नाम हमें सुझाया, और उन्होंने कहा कि जिस तरह का आप शायद जो समय चाहती हैं, या फिर जो अ, मतलब जिस तरह की तवज्जो चाहती हैं, वो शायद हाँ, आपको ये वो दे पाए। तो उनके यहाँ मैं उन्होंने तभी रिसेंटली सिखाना शुरू किया था, तो उनकी मैं जो पहले 3-4 शिष्याएं थी उनसे उनमें मैं एक थी। तो उन्होंने फिर उनके यहाँ फिर, और शोभा जी ने भी कहा था कि हमारे मेवाती घराने की गायकी ही वो आपको सिखाएंगी, उसी तरह जिस तरह मतलब शास्त्र शुद्ध सब, जिस तरह है घरानेदार गायकी। तो गायकी। हाँ, एक्चुअली मेरा मैंने बहुत सालों तक सीखा उनके यहाँ। और वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, मतलब बहुत डांट खा खा के। और हम्म, उनका ये था कि जब भी वो कोई बंदिश बताए, तो वो बंदिश, उसके शब्द, उसकी लय ताल और उसके सुर एकदम पहली बार में परफेक्ट होने चाहिए, ये उनका आग्रह रहता था। तो वो ना आए तो फिर तो बहुत बहुत हम्म। ज्यादा डांट पड़ती थी। कड़वी दवा एकदम गले के नीचे उतरना चाहिए, ठहरना जी नहीं जी चाहिए। वो ऐसा कैसे होगा कि ठहरे नहीं? जी रिफ्लेक्शन जो होगा तो उस पर नाराज होती है। पर ऐसे ऐसे गुरु कई बार, हमको लगता है हमारे जीवन में इस तरह के जो लोग बहुत सख्त किस्म के लोग होते हैं, उनको आप जितनी जल्दी पहचान लेते हैं उतना ही फिर आसान हो जाता है ये भी बात। जी जी। और स्कूल में बहुत ज्यादा, मतलब मैं फिर से अब पीछे जा रही हूँ मैं, तो स्कूल में बहुत ज्यादा मुझे एनकरेजमेंट मिली, क्योंकि तब तो मैं बहुत ज्यादा उसमें सीरियस नहीं थी, क्योंकि जैसे मैं कहा कि डांस की ओर ज्यादा रुझान था। तो हमारे स्कूल में टीचर थी, वो हमारे पड़ोस में रहती थी। हम्म, तो उनको शायद, और उनकी बेटी से मेरी बहुत गहरी दोस्ती हो गई, लगभग मेरी उम्र की थी। तो फिर घर में उनको पता चला कि ये गाती है अच्छा। स्कूल में तो हम्म, नहीं पता चला, क्योंकि मैं मेरा ये स्वभाव भी नहीं था कि कभी किसी को जाके कहूँ कि हाँ मैं गाती हूँ, तब तो हाँ, बहुत छोटी थी। तो वो स्कूल में नहीं पता चला, लेकिन वो घर में उनको पता चला कि हाँ ये अच्छा गाती है, तो उन्होंने मुझे हमारे स्कूल का जो म्यूजिक ग्रुप था उसमें उन्होंने हम्म, शामिल किया। तो फिर साल भर और हर दिन की शुरुआत जो प्रार्थना से होती थी, या राष्ट्रगीत, या फिर स्कूल जब छुट्टी होती थी तब फिर से राष्ट्रगीत, तो वो तो हम करते ही थे, लेकिन उसके साथ साथ कोई भी त्योहार होता था, जन्माष्टमी का स्कूल में अगर कोई सेलिब्रेशन हो, या फिर दिवाली का हो, या फिर यहाँ पे पुणे में या खास करके महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की बहुत बड़ी परंपरा है, तो हम्म, गणेशोत्सव के वक्त तो हमेशा जो कोई भी इवेंट रहता था स्कूल का, क्रिसमस होता था तो क्रिसमस कैरल्स हम गाते थे। तो बहुत ज्यादा मुझे गाने का मौका मिला स्टेज पे। तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात होती है
कलाकार के लिए, क्योंकि वो जो एक स्टेज फ्राइट रहती है कि मैं कैसे फेस करूंगी इतने सारे लोगों को, वो कभी ज्यादा थी नहीं, क्योंकि एक तो डांस होता था और ये स्कूल में गाने का बहुत पहली से 10वीं तक तो हम्म, वो सिलसिला चलता रहा। तो माइक के सामने खड़े होके हम वो पूरा ग्रुप वो गाते थे। और मुझे कुछ गाने भी याद हैं, जैसे सुनाइए सुनाइए कुछ। जी, एक तो वो प्रहार का गीत था, जो हमारी ही मुट्ठी में आकाश सारा, वो सुनाती हूँ, थोड़ा याद है मुझे हाँ वो। हाँ हाँ हमारी ही मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा, कभी हम्म, ना ढले जो वो ही सितारा, दिशा जिससे पहचाने संसार सारा, हमारी ही मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा, हथेली पे रेखाएं है सब अधूरी, किसने लिखी है नहीं जानना है, सुलझाने उनको ना आएगा कोई, समझना ही उनको ये अपना करम है, अपने करम से दिखाना है सबको, खुद का पनपना उभरना है खुद को, हम्म, अंधेरा मिटाए जो नन्हा शरारा, दिशा जिससे पहचाने संसार सारा। तो ये गीत मुझे बहुत पसंद था, तो ये याद है। और दूसरा वो तुम आशा विश्वास हमारे, वो एक याद है। और कई सारे हम्म। मराठी गीत भी थे, इंग्लिश गीत भी थे। तो वो एक बहुत समय मुझे बहुत आज भी याद आता है, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। आ, मैंने आपके प्रोफाइल पढ़ा कि आप एक तो दिवाली पहाड़ के कार्यक्रमों में भी आपने गाया है अनेक बार। जी जी। वो तो और इसी वो सब कुछ हुआ ही नहीं। तो वो तो एक यहाँ एक बहुत परंपरा है वो, कि दिवाली हाँ हम 4 दिन मनाते हैं। तो नरक चतुर्दशी से शुरुआत होती है, फिर लक्ष्मी पूजन, फिर प्रतिपदा मतलब पाड़वा, और उसके बाद भाई दूज। तो 4 दिन तो होते ही हैं। और कभी कभी तो वो 12वीं तिथि से या धनतेरस से शुरुआत हो जाती है। हम्म, तो वो इस बार की दिवाली कुछ शांत शांत सी है, हाँ। मतलब। भोपाल में हमको कई बार सुनने का मौका मिला। यहाँ मराठी साहित्य अकेडमी है, वो लोग कुछ एक्टिविटी करते हैं। तो जी उससे मुझे ध्यान आया कि अ, यहाँ पर भी होता है ऐसे ही। मराठी नाट्य संगीत के बारे में भी मैंने जाना कि आपने जी काफी जी। गाया है, मराठी नाटकों की गीत संगीत। ये जी मेरे जी। इसका कैसे संयोग जुड़ा? वो फिर घर से ही जुड़ा, क्योंकि अच्छा। पिताजी जो गुरुजी थे उस्ताद मोहम्मद हुसैन खान साहब, वो गायक थे, सारंगी वादक थे, कंपोजर थे। तो आपने शायद बाल गंधर्व का नाम सुना होगा। तो खूब, हाँ बहुत बड़े स्टॉलवर्ड महाराष्ट्र में हाँ, बिल्कुल संगीत बिल्कुल। नाटक के। तो उनके नाटक कंपनी में खान साहब उनके साथ सारंगी साथ किया करते थे। तो वो किस्से भी मैंने सुने हैं कुछ डैडी से, कि कैसे शान होती थी उस जमाने में, मतलब जब वो नाटक होते थे और सब अम, बाल गंधर्व जो, क्योंकि तब औरतें इतना ज्यादा काम नहीं करती थी नाटकों हाँ में, या हाँ हाँ। तो वो खुद ही हम्म, औरत की अगर कोई भूमिका हो तो वो खुद खुद ही निभाते थे वो। तो जो हाँ, महाराष्ट्र की साड़ी है, नौवारी साड़ी, वो पहन के, तो पहन कर। ऐसे होता था कि यहाँ की औरतें फैशन के लिए उनको फॉलो करती थी, कि हाँ बाल गंधर्व ने ऐसी साड़ी पहनी है तो हमें ऐसी साड़ी चाहिए। तो ये सब किस से सुनती आई हूँ। और कुछ नाट्य गीत इसी तरह, मतलब वो ऐसे ही हो गया कि घर में सुनते सुनते वो भी गाने लगी मैं। मुझे ग्वालियर की याद है, एक वर्षों पहले, मतलब शायद उस समय मेरी उम्र 25-26 साल की रही होगी, जब मैंने एक अखबार के लिए आर्ट कल्चर पर, ड्रामा पर लिखना शुरू किया था। तो पूना से एक ग्रुप आया था, जिसमें विद्याधर गोखले वगैरह थे, एक भालचंद्र पेंढारकर जी थे, जी और नैना आप्टे थी, फैयाज शेख, ये सब जी जी। कलाकार आए। तो ग्वालियर में 4-5 दिन का मराठी नाटकों का फेस्टिवल हुआ था, उसमें इन लोगों ने
नाट्य संगीत जो प्रस्तुत किया था, एक साथ लगभग 20 15 20 नाटकों के कोलाज जैसा था, कई हम्म। गीत। तो वो सब मेरी स्मृति में है। बाद में मैं भी यहाँ पर, मैं तो खैर हिंदी नाटक लिखता हूँ, करीब 8 10 नाटक हमने लिखे, लेकिन इस क्या? पूरे संसार से परिचित होता गया। और एक जिज्ञासा हमेशा रही है कि जो कुछ भी मौलिक और रचनात्मक है उसको जानने, सीखने और पढ़ने का एक लगन बनी रही। तो इन सब चीजों से मैं बहुत वाबस्ता हूँ, ये कह लीजिए। तो मुझे बड़ा, एक तो वो मुझे पूरा फ्लो, पूरा तरीका गाने का, और पूरा जो व्यवहार है, स्वर व्यवहार है, उसको लेकर मैं उसकी सेंसिटिविटी को समझने की कोशिश करता हूँ, अपनी जिज्ञासा हूँ जितना मैं समझ पाता जैसे ये परंपरा यहाँ पे इतनी गहरी थी संगीत नाटक की कि जैसे श्रोताओं का जो एक कि शास्त्रीय संगीत कैसे सुना जाता है, ये जो एक आपका ईयर डेवलप होता है, वो हूँ। हाँ, शायद यहाँ पे नाट्य संगीत का एक बहुत बड़ा उसमें योगदान रहा है कि लोगों को क्योंकि पहले जैसे परंपरा थी कि संगीत राज दरबारों में था, तो कॉमन हाँ, लोग जो थे, आम आदमी को कोई उसे हाँ, मतलब वो सुन नहीं पाते थे क्योंकि सुन नहीं वो पाते। एलिट क्लास के लिए था क्लासिकल म्यूजिक। तो नाट्य संगीत के माध्यम से वो आम लोगों तक पहुंचा, क्योंकि उसमें जो गाने होते थे वो किसी न किसी राग पे या बंदिश पे ऐसे वो कंपोज किए हुए होते थे। हाँ, और उसमें फिर इंटरेस्ट भी आ जाता था क्योंकि ऐसी उसमें स्टोरी और कुछ नाटक की जो एक उसके फ्लो में आता था, तो स्टोरी को आगे ले जाता था, तो इसलिए हाँ। वो बहुत बड़ा योगदान रहा है नाट्य वो संगीत तो का। किसी ना किसी कैरेक्टर बेस्ड होते थे गाने, बहुत सारे जी। कोई ना कोई प्रसंग से जुड़े होते थे। तो उसमें जिन्होंने गाया है उनकी अपनी एक तो मूलभूत जो पूरी साधना है वो सामने आती थी, और फिर उसका अनुसरण जिन्होंने किया, दोबारा प्रस्तुत किया, तो मुझे लगता है वहां पर तो इस तरह का वातावरण ही रहा होगा ना, कल्याणी जी की नाट्य संगीत की ही प्रस्तुतियां लगातार लोग देखते आते होंगे। जी, नाट्य संगीत। और यहाँ पे जैसे पुणे तो जिसको कहते हैं कल्चरल कैपिटल है महाराष्ट्र का, तो यहाँ की जो मराठी है बोली वो सबसे बेहतरीन समझी जाती है। और सब कल्चर इंडिपेंडेंस स्ट्रगल यहीं से शुरू हुआ, तो मतलब बहुत हाँ, पुणे का एक इतिहास रहा है। हाँ, और वो एक ऐतिहासिक। मतलब है ही कि पुणे में अगर आप कार्यक्रम करते हैं तो बहुत ज्यादा मतलब जो जिन श्रोताओं ने बहुत बड़े बड़े कलाकारों को सुना है, ऐसे श्रोताएं आपको यहाँ पे मिलते हैं। और नाट्य संगीत का तो है ही, मतलब संगीत नाटक। और हालांकि आजकल मुझे लगता है कि थोड़ा पता नहीं, शायद वो परंपरा हम हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो आगे ले जाएं हम, हम्म, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस बढ़ गई हैं अभी। मतलब इतना आपको मीडिया है, अवेलेबल है, और इंस्टेंट फेम, तो वो शायद उतना हो नहीं पाता है आजकल। शायद लोगों का भी ध्यान बट जाता होगा कहीं ना कहीं। एक बात पर अक्सर हम लोग विचार करते हैं, आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ, आपका क्या मत सामने आता है कि हमारे कलाकारों के साथ साथ, मतलब कलाकारों में से एक पूरी जनरेशन लगातार सरवाइव कर रही है, एक के बाद एक पीढ़ी आके, गायन में, वादन में, नृत्य में। जी। लेकिन श्रोता या दर्शकों का, नई जनरेशन का जो समूह या वर्ग है, वो क्यों तैयार नहीं हो पाता। जी जी, मैं और एक और बात जो मेरी शायद बताना वो बातों बातों में रह गया, तो वो था कि मेरे जो पीएचडी है वो इकोनॉमिक्स में है। तो वो एक और एक अच्छा। तीसरी बात क्योंकि वो हमारे घर में मतलब मम्मी डैडी ने कभी ऐसे कुछ ये नहीं किया कि ये करो वो करो, तो एजुकेशन पे भी हमेशा ये था कि उसमें भी पढ़ाई करके सब करना है। ऐसे नहीं कि तुम गाना कर रही हाँ। हो तो पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ाई कर रही हो तो गाना रियाज मत करो, ऐसे बिल्कुल नहीं। तो सभी कुछ करना है, और फिर बाद में तुम्हें जो उसमें अच्छा लगे उसमें तुम करियर कर सकती हो, ऐसे ऐसे कोई जबरदस्ती या कोई जोर नहीं था। तो हम्म, मैंने टेंथ में आर्ट्स, मतलब तब ऐसे रहता था ना कि अगर कोई इंटेलिजेंट बच्चा है तो वो साइंस स्ट्रीम में जाता है, और हाँ, जो हाँ, जिनको करना नहीं होता है वो शायद आर्ट्स कॉमर्स ले लेते हैं, ऐसा एक सोच थी।
वो शायद अब जाके कहीं वो बदल रही है थोड़ी। उस हम्म, जमाने में बहुत ज्यादा थी। और घर में ये सभी फैमिली में एजुकेटेड, तो उनको ऐसे लगा कि मैंने आर्ट्स इसलिए चुना कि मुझे समय मिल पाएगा शायद रियाज के लिए और संगीत साधना के लिए। लेकिन हाँ, बहुत से लोगों को लगा कि ये कुछ नहीं करेगी, ये ऐसे ही आर्ट्स, साइंस को छोड़ के आर्ट्स क्यों ले रही है। तो मैंने हम्म, फिर फर्ग्यूसन कॉलेज में मैंने एडमिशन ले ली, साइंस और आर्ट्स दोनों में। और वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि मेरा दोनों नोटिस बोर्ड पे नाम लगा हुआ है। तो ऐसे नहीं है कि मैं कर नहीं पाई साइंस, इसलिए नहीं है। उस जमाने में तो हम्म, मोबाइल नहीं थे, वरना मैं फोटो खींच के रखती थी। तो तो फिर मैंने वो इकोनॉमिक्स लिया। सब्जेक्ट अच्छा लगने लगा, तो जैसे समझ में आने लगा और पढ़ती गई, तो फिर उसमें पीएचडी हो गई। और फिर मेरे कॉलेज में मेरे जो प्रोफेसर थे उनको लगा कि शायद ये अगर ज्वाइन करे यहाँ पे तो एज लेक्चरर, तो ये अच्छी बात रहेगी, तो वो मैंने किया। और उसकी वजह से जो है, मतलब बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि ये टू एक्सट्रीम्स, मतलब इकोनॉमिक्स कहाँ, संगीत कहाँ, और ये कैसे हुआ। तो मुझे ऐसे लगता है कि उसकी वजह से जो मुझे अलग लोगों से, मतलब अगर मैं सिर्फ संगीत में होती तो सिर्फ उन लोगों से मिलती जो ऑलरेडी संगीत के प्रति जिनका कुछ लगाव है, या कुछ सुनते हैं, गाते हैं, बजाते हैं। हम्म, इसकी वजह से मैं ऐसे स्टूडेंट्स से मिली जिनका संगीत से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। तो हाँ, ये जो एक सोच रहती है ना कि शास्त्रीय संगीत मतलब आपको सब कुछ आ करते रहते हैं कुछ, या फिर बहुत स्लो होता है, या फिर बोरिंग होता है, यहाँ तक बोरिंग होता है। तो उनसे मुझे ऑन अ डेली बेसिस इंटरेक्ट करने का मौका मिला। और फिर मैंने 3 साल फर्ग्यूसन कॉलेज में लेक्चरर इकोनॉमिक्स में वो जॉब किया। बाद में एमबीए को पढ़ाने लग गई मैं, तो वो 8 साल तक फुल टाइम फैकल्टी की हैसियत से मैंने नौकरी की। लेकिन फिर बाद में मुझे लगा कि फुल टाइम 9 to 5 के साथ साथ संगीत वो बहुत ज्यादा नहीं हो मुश्किल हो रहा सकता। था। फिर मैंने वो जॉब छोड़ के फिर फ्रीलांस, मतलब अभी मैं पढ़ाती हूँ लेकिन उस तरह से नहीं, मतलब 9 to 5 नहीं, तो विजिटिंग फैकल्टी की हैसियत से। तो उसकी वजह से आप जैसे कह रहे थे ना कि शायद वो एक ऑडियंस नहीं तैयार हो पा रहा है, वो उस बात का मुझे बहुत ज्यादा एहसास होने लगा कि ये जो 20-22 साल के बच्चे हैं उनको अगर आप देखें तो उसमें है, कई सारे हैं जो सीख रहे हैं या गा बजा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनको कोई उससे कुछ दूर दूर तक नाता नहीं है, और कुछ पता ही नहीं हमारे ही देश में। मतलब हम हम्म, कहते हैं कि हमारे देश की ये रिच कल्चरल हेरिटेज है, हमें ही कुछ पता नहीं है क्या है। तो इसीलिए फिर मैंने ये सोचा कि शायद एज एन आर्टिस्ट इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अपना संगीत इन लोगों तक भी पहुंचाऊं। ऐसे नहीं कि सिर्फ जो ऑडियंस आती है उनके लिए मैं गाती रहूं। तो उसी उसके लिए फिर मैंने वो सब लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशंस उनको, मतलब लोगों को ये भी पता नहीं होता शुद्ध सुर, कोमल सुर, ये सब क्या होते हैं, तो ये बेसिक समझा के। और फिर जो हम्म, गाने हम फिल्म में सुनते हैं, या फिर कोई भजन गाते हैं या गजल, तो उसका नाता कैसे किसी राग से है, या उसमें जो सुर है वो कौन से हैं, ये अगर आप उनको समझाए और उनको इस जर्नी में शामिल करें, तो मुझे लगा कि एक ये अच्छी बात हो सकती है। और मुझे ऐसे एक्सपीरियंसेस मिले कि मतलब जब ऐसे हमेशा होता था कि एनुअल डे है तो आप कुछ गाइए, तो मेरा ये होता था कि हमेशा शास्त्रीय संगीत ही होना चाहिए मैं जो गाऊंगी। तो शास्त्रीय संगीत पहले ऐसे लोगों का होता था स्टूडेंट्स का कि अरे बाप रे अभी संगीत सुनना पड़ेगा। लेकिन हम्म, फिर जब वो सुनते थे और फिर उनको मैं इंट्रोड्यूस करके थोड़ा सा बता के, या फिर कोई पॉपुलर गीत गा के जो राग में है किसी, तो वो फिर बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आने लगा। तो मैंने हम्म, पुणे में, तो अभी ऐसी बात है कि मैंने लगभग हर एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ा है एटलीस्ट फॉर सम टाइम, कुछ सालों के लिए या कुछ महीनों के लिए। तो हर एक जगह पे वो होता गया कि स्टूडेंट्स को कोई ऐसे कुछ ना कुछ ना कुछ जी मंत्र उन पे सिद्ध हुआ थोड़ा थोड़ा। जी। और वो बहुत मेरे लिए एज एन आर्टिस्ट इट वाज अ मोमेंट ऑफ आई वुड से ग्रोथ। क्योंकि हाँ, हम उस बारे में कभी सोचते नहीं हैं, हमें लगता है कि नहीं, लोगों को सीरियसली सुनना चाहिए, या उनसे ही हम उम्मीद रखते हैं कि ऑडियंस को सुनना चाहिए, या फिर ऑडियंस को ज्यादा सीरियस होना चाहिए। लेकिन हमारी वो ड्यूटी है एज आर्टिस्ट कि उनकी तरफ, उनकी ओर भी हम ये हाथ बढ़ाएं जो लोग नहीं जानते, और अपना संगीत उन तक पहुंचाए। ये वास्तव में सभाओं में देखता हूँ तो लगभग 50-60 साल या इससे ऊपर के लोग, वो एक पूरा बहुत स्थिर हो गया है।
और नई जनरेशन में जरूर इसका इसका एक संज्ञान लिया जाना चाहिए। उनकी उनकी लिमिटेशन जो है वो सिनेमा या उसका संगीत या एक मॉडर्न संगीत, उनको विदेश का कुछ पता होगा, लेकिन यहाँ हमारी परंपरा में कौन अच्छा गा रहा है या क्या क्या खूबियां हैं, कौन अच्छे गुरु हैं, कौन अच्छे संगीतज्ञ हैं, या नई जनरेशन में कौन क्या कर रहा है, उनको सबसे लेना देना क्योंकि नहीं है। दिखाते हैं ना कि हीरो ऐसे गिटार लेके जा रहा है, हीरो कभी हाँ। सितार लेके जाने से नहीं दिखाते। तो वो एक आइडलाइज करते हैं कि हाँ अगर हीरो है तो गिटार लेके जा रहा है तो मुझे गिटार सीखनी है, ऐसे होता है। वो भी हाँ। ठीक है, मतलब कोई भी संगीत आप सीखे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें कि हमारा अपना जो संगीत है इतना इतना ज्यादा रिच है, जैसा किसी किसी दुनिया दुनिया के किसी देश में इतना अच्छा संगीत शायद नहीं होगा, इतना रिच संगीत। बिल्कुल। और हमारे ही देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ भी पता नहीं है उसके बारे में। आपसे बहुत अच्छी बात हुई है। समय लगभग पूरा हो रहा है, जी तो 2-1 मिनट बचे हैं, कुछ सुना करके हम लोग विदा लेते हैं। जी जरूर। आभार मैं आपका अभी से मान लेता हूँ दोबारा। जी अ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपने बुलाया और बहुत अच्छी बातचीत हुई आपके साथ, कैसे समय खत्म हो गया पता ही नहीं चला। 1 घंटा तो हो गया। तो ये कभी भी बंद हो जाएगा, इसलिए 2 मिनट में खत्म हो जाए ऐसा कुछ सुना दीजिए। जी जी एक बंदिश सुनाती हूँ, मेरे पिताजी के गुरु जी का कॉम्पोजिशन है, यमन की बंदिश है ये। जी जी। तो 1 मिनट थोड़ा। हाँ हाँ। अब आए आए मोरे शुभ दिन, अब आए आए। बहुत शुभकामनाएं दिवाली की आपको। जी और आपको भी। ये सब संसार खुले, दोबारा से आप मंच पर जाएं, देश और दुनिया में जाएं, यही कामना। शुक्रिया। थैंक यू।